गुड आफ्टरनून एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज 20 मार्च है और आज के हम हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का एक टॉपिक देखते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर। अ, ये एडिटोरियल था एंड काफ़ी और टॉपिक्स आए थे, बट ये वाला टॉपिक काफ़ी रेलेवेंट है, स्पेशली यूपीएससी और यूपीपीएससी के मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम स्पेशली इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, और इसका थोड़ा बैकग्राउंड, इश्यूज, सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड और थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। और ये इसलिए ताकि हम इसका एक 2 या 3 पन्नों का नोट प्रिपेयर कर सकें, ताकि एग्जाम से पहले हमारे पास कंसोलिडेटेड नोट्स हों पढ़ने के लिए अबाउट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम में क्या रेलेवेंस है इसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके क्या आए हैं, और काफ़ी सवाल आए भी हैं, ऑलमोस्ट हर साल आए हैं ये हेल्थ और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर। सिलेबस और टॉपिक इसका, ये स्पेशली सिलेबस में कहाँ फिट होता है, हम ये देखेंगे। और उसके बारे में थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे कि क्या है यूएचसी, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये कॉन्सेप्ट आता कैसे है, और अभी करंटली क्या सिचुएशन है हमारी कंट्री में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेके, और उससे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। उसके बाद हम इन इश्यूज का ही सल्यूशन डिस्कस करेंगे, और आगे और क्या किया जा सकता है हम उसके बारे में ये देखेंगे। और इस वीडियो में हम आर्टिकल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, कॉज अच्छी बात यह है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ही बात हुई है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका रेलेवेंस क्या है, ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़रूरी है। दोनों में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, और प्रीलिम्स के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ही जानने की ज़रूरत है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या कुछ हिस्टोरिकल कन्वेंशंस आ चुके हैं उनके नाम अभी आगे देखेंगे क्या, लाइक व्हाट। और मेंस में ये स्पेशली गवर्नेंस में यूजफुल है, especially under the topic issues related to development and management of social sectors and services relating to health, education and human resources। तो यहाँ पे ये आता है, ये वाला टॉपिक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्या ऐसे हेल्थ से रिलेटेड सवाल आ चुके हैं, कॉज ये हेल्थ के टॉपिक के ही अंडर आता है। तो 2021 में क्वेश्चन आया है अबाउट, बिसाइड्स being a moral imperative of welfare state, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development। तो यहाँ पे भी देखिए 2021 में प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल आता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कोरिलेट करने के लिए हमें एनालिसिस करना है। यहाँ पे 2021 में एक बार आ चुका है, 2020 में इन ऑर्डर टू enhance the prospect of social development, sound and adequate healthcare policies are needed, particularly in field of geriatrics and maternal health care। इसको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे भी हेल्थ केयर पॉलिसीज, जेरियाट्रिक्स और मैटरनल हेल्थ केयर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर के इस आंसर में भी बात कर सकते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल हेल्थ केयर के ऊपर, अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज अ प्री रिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल। अभी हम जानेंगे कि हेल्थ फॉर ऑल और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दोनों अलग चीज नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। 2018 में आ चुका है। 2016 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैज एडवोकेटेड इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन realms ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। व्हाट आर योर सजेशंस टू इंप्रूव देयर स्टेटस एंड परफॉर्मेंस। तो 2016 में हम देख रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर आ चुका है, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। दोनों को इंटीग्रेटेड वे में भी हम ले सकते हैं। और 2015 में पब्लिक हेल्थ सिस्टम
हैज लिमिटेशन इन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यहाँ पे 2015 में डायरेक्टली सवाल पूछा जा चुका है। डू यू थिंक दैट प्राइवेट सेक्टर कुड हेल्प इन ब्रिजिंग द गैप? व्हाट अदर वायबल ऑल्टरनेटिव्स डू यू सजेस्ट? तो ये जितने भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के जीएस2 के गवर्नेंस के जो सवाल हैं, कहीं ना कहीं ये एनालिसिस मांगते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है, इसके क्या क्या लिंकेजेस हैं बाकी सेक्टर्स से, कैसे ये हमारी सोसाइटी में और गवर्नेंस में रेलेवेंट हैं, क्या क्या इनके इश्यूज हैं, क्या क्या इनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और क्या क्या नए नए इनोवेशंस हम ला सकते हैं इनमें। तो इन सारे सवालों में ये कॉमनैलिटीज हम देख रहे हैं। और हेल्थ से रिलेटेड, यूनिवर्सल हेल्थ केयर से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर से रिलेटेड, प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड सवाल हमेशा ही आए हैं। एटलीस्ट एक सवाल तो गारंटीड ही रहता है, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं। तो कहाँ यूनिवर्सल हेल्थ केयर का टॉपिक फिट होता है एग्जैक्टली exactly? चलिए हम ये चीज देखते हैं। तो ये आता है जीएस2 के गवर्नेंस के अंदर। गवर्नेंस में जैसा कि हमने देखा, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, तो ये हेल्थ केयर के अंडर आता है। अब हेल्थ में भी काफी सारे सब टॉपिक्स आते हैं जो कि हमें यूपीएससी के लिए पढ़ना होता है, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो गया, जैसे वल्नरेबल सेक्शंस हो गए, वल्नरेबल सेक्शंस हो गए। तो और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट हो गया। तो ये है पूरा हमारा टॉपिक की मैपिंग, गवर्नेंस के अंडर हेल्थ, और हेल्थ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और इसके ऊपर रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इन प्रीवियस ईयर्स। प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में पूछा जा चुका है इन प्रीवियस ईयर्स, न्यूट्रिशन के ऊपर, हेल्थ और वल्नरेबल सेक्शन जैसे मैटरनल हेल्थ केयर और चिल्ड्रन चिल्ड्रन बच्चों के हेल्थ केयर के ऊपर पूछा जा चुका है, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। ये चीज़ें हमें इस हेल्थ के अंडर पढ़नी होती हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बेसिकली क्या है? तो हम नीति आयोग की डेफिनेशन पे जाते हैं, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की, जो जैसे गवर्नमेंट डिफाइन करता है कि क्या है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इट इज इंश्योरिंग ऑल पीपल हैव एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रिवेंशन, प्रमोशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन विदाउट इनकरिंग फाइनेंशियल हार्डशिप्स। बेसिकली कहने का पूरा मतलब यह है कि जितने भी लोग हैं कंट्री का, हर सिटीजन को एक एक्सेस मिले एक अच्छी क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर का, बिना किसी ज़्यादा फाइनेंशियल आर्थिक हार्डशिप्स के। और इसके तीन की एलिमेंट्स होते हैं। जो हेल्थ केयर मिले वो एक्सेसिबल हो, आम आदमी और गरीब आदमी के पहुंच, आसानी से पहुंच के अंदर हो, कभी भी चाहे वो जाके इसको एक्सेस कर सकता है, ये सेवाएं ले सकता है, उसकी रीच में हो। दूसरा एलिमेंट है क्वालिटी। जो जाके आम आदमी हेल्थ केयर फैसिलिटी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्या वो अच्छी क्वालिटी की है? जितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी उतना अच्छा कवरेज होगा यूनिवर्सल हेल्थ केयर का, कि वो जो दिक्कत लेके जा रहा है क्या उसकी दिक्कत का समाधान हो रहा है एक अच्छे तरीके से। और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिवर्सल हेल्थ केयर का, जो कि इसे यूनिवर्सल बनाता है। कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या स्टेटस है इंसान का, क्या स्टेटस है सिटीजन का, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है और हर किसी को इक्वली चार्ज किया जाता है या फिर फ्री ऑफ चार्ज दिया जाता है। इस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं। तो
जो हेल्थ सर्विस एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है क्या वो पॉकेट फ्रेंडली है, क्या उस पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आ रहा है, ये एक तीसरा की एलिमेंट होता है। तो अब इसके बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं और देखते हैं कि ये प्रीलिम्स में कैसे इससे रिलेटेड एक सवाल आ चुका है। तो अब इसके अगर बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार जो हमारे कंट्री की नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में आई थी, तो उसमें पहली बार कॉन्सेप्ट आया था हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। तो ये था सबसे पहली बार जब हमने अपनी पॉलिसीज में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात करी थी। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम जो हेल्थ केयर है उसको यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं, हर आम आदमी हर गांव तक ग्रास रूट लेवल तक हम उसे पहुंचाना चाह रहे हैं, और कोई भी ना पीछे छूटे इस कवरेज में, और किसी के साथ किसी भी तरीके का किसी भी बेसिस पे हेल्थ के मामले में कोई भेदभाव ना हो। तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव था। तो यहां से फिर एक प्रिंसिपल आता है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट टू पे फॉर हेल्थ, कि अभी तक जो सिटीजन अपनी हेल्थ केयर की जिम्मेदारी उठाते थे, अब सिटीजन्स की नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों का, अपने सिटीजन की सेहत का सरकार भी ध्यान रखे, सरकार खुद खर्च करे उनके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को लेके। तो ये जो रोल है गवर्नमेंट का, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन 1978 एट एल्मा आटा में रिकॉग्नाइज किया था कि अब सरकार को अपने नॉर्मल गवर्नेंस से आगे बढ़ना चाहिए, हेल्थ केयर वाले फील्ड में भी आगे जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हेल्थ को प्रमोट करे, डिजीजेस को प्रिवेंट करे, और ना सिर्फ डिजीजेस को प्रिवेंट करे बट वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट में भी जो है गवर्नमेंट अपना योगदान दे, और जितने भी तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं उनमें भी सरकार की हेल्प और इंटरवेंशन हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, हेल्थ फील्ड में सरकारी जो रिसोर्सेज होते हैं, सरकारी रिसोर्सेज का भी अब यूज होना चाहिए। और क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग जब बीमार पड़ते थे तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते थे सेकेंडरी और टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए, और प्राइमरी हेल्थ केयर भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था सरकार का, तो इसलिए ये एक फोकस बना। और 1978 में आता है एल्मा आटा डिक्लेरेशन, और ये सीधे सीधे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2020 का सवाल है यूपीएससी सीएससी का, कि सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट और सेटअप, और इसका क्या सब्जेक्ट था। तो यहां हम देख सकते हैं पहले नंबर पे एल्मा आटा डिक्लेरेशन, और ये लोगों के हेल्थ केयर से, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से रिलेटेड था। तो देख सकते हैं ऐसे सवाल हम, ये सब बैकग्राउंड हमें थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है ताकि हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकें, और ये ऐसे सवाल डायरेक्ट आते भी हैं यूपीएससी में और यूपीपीएससी में। तो ये रेलेवेंस है इसका। आगे देखते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो ये इस पूरे सिनारियो से हमारे सामने एक चीज़ आई कि कहीं ना कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिल देर इज़ अ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार को और जिम्मेदार होना चाहिए लोगों की हेल्थ की तरफ। तो यहाँ से फोकस जो है, ध्यान जो होता है सरकार का, पॉलिसी में प्रायोरिटी होती है, वो शिफ्ट होती है लोगों के हेल्थ केयर और ग्रास रूट हेल्थ केयर के ऊपर। सरकार को रियलाइज होता है कि हाँ, जो ग्रास रूट पॉपुलेशन है, पुअर पीपल हैं, उनकी हेल्थ, और सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीजेज ही नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे दिल की समस्याएं, हार्ट की कार्डियक समस्याएं, न्यूरल समस्याएं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए, और ऐसी और चीज़ों पे भी अटेंशन, फोकस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ से आता है फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर। और जब कॉन्सेप्ट आ गया तो हम पॉलिसी बनाने लगे इसके ऊपर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या रेलेवेंस है, जैसे हमने देखा कि इससे रिलेटेड सवाल भी पहले आ चुके हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब हम एक ऐसा हेल्थ पॉलिसी बनाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क बनाएंगे,
ऐसा पूरा हेल्थ गवर्नेंस का ढांचा बनाएंगे जहाँ पे सीधे सीधे ग्रास रूट लेवल के लोग, जो गांव के लोग होते हैं, वो सीधे वहाँ पे पहुँच सकें और अपनी समस्या का समाधान, सेहत से जुड़ी समस्या का समाधान उन्हें मिल पाए कम से कम पैसों में और एक अच्छी क्वालिटी के साथ। तो उन्होंने, हम लोगों ने एक हेल्थ केयर पॉलिसी बनाई और इसको हमने लागू किया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2013 के थ्रू। और इसके तहत हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर हर गांव में इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया एट ग्रास रूट लेवल टू गारंटी द राइट टू हेल्थ। ये रहा था हमारा पूरा ओवरऑल थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और यहाँ से हम देख सकते हैं ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ केयर हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, ग्रास रूट हेल्थ हो गया, ये सब राइट टू हेल्थ से जुड़े हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूडेड होता है। और ऐसे हम एमसीक्यूज भी सोच सकते हैं कि पॉलिटी और हेल्थ से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में अक्सर आते हैं कि जो हेल्थ है, कौन से फंडामेंटल राइट के अंडर हेल्थ से जुड़ी सी चीज़ें आती हैं, तो वो होता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आगे देखते हैं कि हमारी अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है यूनिवर्सल हेल्थ केयर से रिलेटेड, और प्रेजेंट समस्याएं क्या हैं हमारे देश में इस चीज़ को फुलफिल करने में। तो सबसे पहली चीज़ है रीजनल वेरिएशन। ये सबसे पहले नंबर की समस्या है। क्यों? अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, कुछ डेवलप्ड हैं, कुछ एस्पिरेशनल हैं, कुछ कम डेवलप्ड हैं, कुछ के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कुछ के पास रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ स्टेट्स आगे हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा आगे नहीं हैं। तो ये वेरिएशन अलग अलग स्टेट्स में हेल्थ के मामले में भी होता है। कहीं लोगों की हेल्थ केयर की पॉलिसीज़ बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होती हैं कम रिसोर्सेज में भी, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा रिसोर्स में भी हम बहुत अच्छी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो डिफरेंस है, हर जगह एक सामान्य स्तर नहीं है हेल्थ केयर को लेके। तो जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वेरिएशन में, क्यों है, किन चीज़ों को लेके वेरिएशन है, जैसे रिसोर्स हो गया, स्टेट ऑफ हेल्थ प्रोग्राम हो गया, स्टेटस ऑफ स्टेट हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, और यहीं पे रूरल अर्बन डिफरेंसेस भी आते हैं कि जैसे शहर हो गए और गांव हो गए, दोनों की हेल्थ केयर प्रायोरिटी सेम है, लेकिन एक डिवाइड है, क्योंकि रूरल में अक्सर देखा जाता है हेल्थ केयर पॉलिसीज़ या सोशल पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अर्बन के मुकाबले इम्प्लीमेंट और इफ़ेक्टिव नहीं हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं अर्बन के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये हाँ कुछ कुछ वेरिएशंस हैं। उसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ का कवरेज में और समस्याएं, इसको लागू करने में और समस्याएं क्या है, जैसे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है। जैसे ग्रास रूट लेवल पे गाँवों में देखें तो सब सेंटर्स वहाँ पे उतने नहीं हैं जितना होना चाहिए, ताकि एक्सेसिबिलिटी और हो, लोग और पहुँच पाएँ। उनको बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, शहरों तक जाना पड़ता है, या फिर कहीं कई सारे गाँव में कहीं एक जाके सब सेंटर या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी दिया है, हॉस्पिटल खड़े कर भी दिए हैं एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर, तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर है तो वहाँ पे स्टाफ नहीं है, नर्सेज नहीं है, तो ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स की कमी, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जैसे सब सेंटर हो गए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो गए, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर हो गए, या तो ये नहीं है और हैं तो यहाँ पे लोग नहीं हैं। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं। तीसरे नंबर पे हेल्थ केयर इज लार्जली डोमिनेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर विथ वेरिंग कॉस्ट एंड क्वालिटी। इसका क्या मतलब हुआ? अब क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ केयर जो है, सरकार गवर्नमेंट हेल्थ केयर में कहीं ना कहीं कुछ गैप्स हैं, उन गैप्स को कौन फिल करता है? फिर प्राइवेट फिल करने आ जाता है। तो अब जब सरकारी अस्पताल नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे? प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे। वहाँ क्या होता है, वहाँ पे चार्जेस बहुत हाई होते हैं, बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। और हर जगह कुछ जगहों पे ज़्यादा महंगा होता है, कुछ पे कम महंगा होता है, और क्वालिटी भी वहाँ पे कुछ समान नहीं होती है। तो ये इश्यूज हैं कि हर जगह यूनिफॉर्मिटी नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लेके, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो
इसकी वजह से आगे हम देखते हैं लो पब्लिक फंडिंग लीडिंग टू हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये जो शुरुआत की समस्याएं हैं ये क्यों हैं? क्योंकि सरकार जो है, ऐसा देखा गया है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं करते। जितना ज़्यादा पैसा हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, देना चाहिए, उतना उस लेवल पे, उस जनसंख्या के लेवल पे शायद उतना नहीं एलोकेट किया जाता है। और इसकी मदद से क्या होता है, लोगों का जेब का खर्चा ज़्यादा बढ़ता है। नीति आयोग के हिसाब से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, लोग जितना कमाते हैं उसका 62% सिर्फ हेल्थ केयर के खर्चों में जाता है। तो अब जब सरकार इस पैसा नहीं खर्च कर रही है तो लोगों को अपनी जेब से पैसा निकाल के खर्च करना पड़ रहा है। तो ये एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज में एक ये मेजर इशू है। आगे एक और इशू के बारे में बात करते हैं कि जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं, जैसे आउट ओपीडी हो गया, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो गया, दवाएं हो गई, ड्रग्स हो गई, डायग्नोस्टिक्स हो गया, जांचें हो गई। तो ये सब जो है, जो इंश्योरेंस स्कीम होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, कुछ कुछ सेंटर की हो गई, कुछ कुछ अलग अलग स्टेट्स की हो गई। तो हर जगह पे ये जो चीज़ें होती हैं, जो एक बहुत बड़ा खर्चा होता है हेल्थ केयर का, इलाज कराने का, ये कवर नहीं होती हैं इंश्योरेंस स्कीम्स में। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग अपना इलाज कराने, लोग अपना जांच कराने में और डिले कर देते हैं। जब तक और डिले होता है, उनकी समस्याएं और बढ़ती जाती हैं। तो ये कुछ कुछ इश्यूज हैं हमारे यूनिवर्सल हेल्थ केयर इम्प्लीमेंटेशन में। और अभी इस चीज से संबंधित सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने कुछ स्कीमें लागू करी हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना और स्कीम, और प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। इसके बारे में आप लोग जाके पढ़िए कि इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसका क्या क्या नियम नियम है इसके तहत, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो अभी प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है, बजट में इनको कितनी महत्वता दी गई है, इसके बारे में आप जाके रीड करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम और ये जन औषधि परियोजना। ये स्कीम बेसिकली लोगों को कम रेट पे दवाएं पहुंचाने की स्कीम है। ग्रास रूट लेवल पे, गाँवों में जहाँ पे बड़े बड़े मेडिकल स्टोर नहीं होते हैं, वहाँ पे भी लोगों को अच्छी क्वालिटी की दवाएं मिल पाए, ये उस चीज़ की स्कीम है। और आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। तो इसके बारे में आप और जाके रीड करिएगा। आगे देखते हैं। अब इन सब समस्याओं का क्या क्या सल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहला जो सल्यूशन है, सबसे कोर सल्यूशन, सबसे बेसिक सल्यूशन है कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर की जो हेल्थ केयर, सरकारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो सेवाएं हैं, उनका सुधार किया जाए। उनका कैसे कर सकते हैं? जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनको और ऑटोनॉमी दी जाए। ऑटोनॉमी मतलब उनको और पावर दी जाए कि वो अपने निर्णय खुद ले सकें। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनको बेहतर पता होगा कि उनके अस्पताल में क्या समस्याएं हैं और उनका सल्यूशन और बेहतर तरीके से कैसे वो कर सकते हैं खुद। तो इतनी उन्हें खुली इतना फ्रीडम दे दिया जाए। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, जो सरकारी अस्पताल हैं उनसे, उनका रेगुलरली डाटा इकट्ठा करना चाहिए, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। और जो अस्पताल ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसको और इंसेंटिव और बढ़ावा, इनकरेजमेंट, मोटिवेशन और देनी चाहिए कि वो और अच्छा कर पाए। और स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा अस्पताल होता है जहाँ पे और सोफिस्टिकेटेड जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो होते हैं। तो उनको और बेहतर किया जाए, उनको और फाइनेंशियली स्टेबल भी करा जाए, और उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। और रैंकिंग कंपटीशन ऑन बेसिक इंडिकेटर्स और प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनकी डेटा गैदर करके उनका स्टेटस इकट्ठा किया जाए और उनको रैंकिंग की जाए कि ये वाला अस्पताल ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ये वाला प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो जब ये चीज़ सामने होगी तो उनके पास खुद एक मोटिवेशन होगी और अच्छा करने की। और प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो जो ग्रास रूट लेवल, गांव के लेवल के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं, उनमें प्राइवेट कैपिटल है जो
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा उसका इन्वॉल्वमेंट किया जाए ताकि कंपटीशन और बढ़े और लोगों को बेहतर सेवाएं मिल पाए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है एक्सेस टू अफोर्डेबल ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। जो हेल्थ केयर है वो सिर्फ इलाज करवाना ही नहीं उसमें, लेकिन उसमें दवाओं का खर्चा भी आता है, और जितनी भी डायग्नोस्टिक होती हैं, जांचें होती हैं, उनका खर्चा होता है। और कहीं ना कहीं वो जांचें करने के लिए जो मेडिकल डिवाइसेस अलग अलग जगहों पे अलग अलग अस्पतालों में होती हैं वो भी इंक्लूडेड होता है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, अपना फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है, हमारा खुद का फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दवाएं बनाने का सेक्टर, उसे और एक्सपेंड किया जाए। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। हमारे पास जितनी बहुत ज़्यादा जेनरिक ड्रग्स बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन हम अपना जितना भी रॉ मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर इस इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम कर पाएँ तो शायद हमारा फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स बनाने की क्षमता और ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। ई फार्मा पॉलिसी। अभी हमारे देश में कोई ई कॉमर्स पे जो दवाएं मिलती हैं, जैसे 1 mg हो गया और हेल्थ कार्ट हो गया, इन पे दवाएं जो बिक रही हैं उनको रेगुलेट करने की एक पूरी पॉलिसी नहीं है। तो क्योंकि ई कॉमर्स बढ़ रहा है, हम ई कॉमर्स के थ्रू ग्रास रूट लेवल पे दवाएं पहुंचाना चाह रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक कॉन्क्रीट पॉलिसी चाहिए, उसे रेगुलेट करना चाहिए ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएं। और इम्प्रूवमेंट ऑफ जन औषधि स्टोर्स एंड मेक देम सेल्फ सफिशिएंट। जन औषधि स्टोर्स जैसे बात कर रही थी, छोटी छोटी दुकानें होती हैं गाँव में जहाँ पे सरकार जो है खुद फंड करती हैं और वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन देती हैं ताकि दवाएं आराम से लोगों तक पहुँच जाएं। तो उनका और सुधार किया जाए और उनको सेल्फ सस्टेनिंग बनाया बनाया जाए कि इतनी अच्छी दुकानें हो कि वो खुद ही से चल पाए, कम से कम सरकार की सहायता के। तीसरा सोल्यूशन ये है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ रिसर्च कैपेसिटी। इन सभी के साथ हम नए नए इनोवेशंस ला सकते हैं और उन नए इनोवेशन से और नए तरीके के सोल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जब हम सबसे पहले इनोवेशन और रिसर्च पे फोकस करें, इम्प्रूव करें और उनको और ज़्यादा फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाया जाए रिसर्च को। इसके लिए जो हमारे कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, मेडिकल कॉलेजेस हो गया, उनके साथ मिलके रिसर्च करना चाहिए और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए जहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे नर्सेज हो गई या असिस्टेंट्स हो गए, उनकी ट्रेनिंग हो ताकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो वहाँ पे और स्टाफ हो पाए। और इस्टेब्लिश वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब्स एट ग्रास रूट लेवल। तो जो रिसर्च लैब्स होती हैं उनकी कहीं ना कहीं कमी होती है, लेकिन अगर ये हम ग्रास रूट लेवल पे हर जगह इस्टेब्लिश कर पाएँ तो हमारे पास रिसर्च कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। तो ये कुछ सल्यूशंस हैं। तो ये सल्यूशंस हमने डिस्कस करें और आर्टिकल में कुछ और वे फॉरवर्ड और हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे की राह क्या हो सकती है हमारे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को और इम्प्रूव करने में, ऑथर ने उनके भी कुछ सजेशन दिए हैं। हम अभी तक एल्मा आटा जो डिक्लेरेशन जो हमने पढ़ा था, अभी तक हम इसके प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। इसका प्रिंसिपल ये था प्राइमरी हेल्थ केयर को यूनिवर्सलाइज करना। तो ऑथर कहते हैं कि हमें अब इसके भी आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक हम प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे थे, प्राइमरी हेल्थ केयर की यूनिवर्सलाइजेशन पे। अब हमें सेकेंडरी और टर्शरी के भी बारे में अब सोचना चाहिए कि हम कैसे सेकेंडरी और टर्शरी जो सेक्टर होते हैं, कि जो रेफरल वाली जो सर्विसेज होती हैं और जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट वाली जो सर्विसेज होती हैं, उनको भी कैसे सबके लिए फ्री बना पाएँ, अच्छी क्वालिटी दिला पाएँ और हर किसी के लिए कैसे एक्सेसिबल बना पाएँ। एक तो ये हो गया। दूसरा सजेशन है अस्ताना डिक्लेरेशन 2018। इसमें क्या बताया गया था कि हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए हम प्राइवेट सेक्टर के साथ और कोलैबोरेशन कर सकें, और प्राइवेट सेक्टर में जो अलग अलग तरीके के सेक्टर होते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, अल्कोहल सेक्टर हो गया, टोबैको हो गया, अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गई, ऑटोमोबाइल हो गया,
हमें हेल्थ केयर में इनका भी कोलैबोरेशन, इनकी भी हेल्प लेनी चाहिए, इनसे भी अपनी पॉलिसीज को डिस्कस करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। एक टाइप से सब लोगों को साथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो इनका कोलैबोरेशन, अस्ताना डिक्लेरेशन, और तीसरा है इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन। जितनी भी हमारे हेल्थ केयर से संबंधित स्कीम्स हैं, जैसे पोषण अभियान हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी हो गया, एनआरईजी हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, इनको भी कहीं ना कहीं हमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर की पॉलिसीज में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि इन सब की पॉलिसीज एक ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर की तरफ हो, और जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी आता हो। और हर पॉलिसी इंश्योर करे कि कहीं ना कहीं उसका योगदान हो कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर इससे इंश्योर हो रहा है। सारी पॉलिसी सिर्फ अपने में ना काम करे, बल्कि सबको इंक्लूड करके आगे बढ़े। तो ये कुछ और आगे की समाधान है। तो ये था हमारा यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर डिस्कशन। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप और रिव्यू करें, इसका थोड़ा रिवीजन करें, कॉन्सेप्ट को कुछ समझने की कोशिश करें, और आगे कोई सवाल हो तो आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टुडेज आर्टिकल। थैंक यू।